नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है गौरव सिंह और मैं बेसिकली NIT इलाहाबाद का थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरी अगर आप लोग जानना चाहें तो JEE मेंस 2020 में केमिस्ट्री में 99.99 परसेंटाइल आई थी। यानी कि हमारे समय में बेसिकली हाँ जी बिल्कुल। मेरी JEE मेंस 2020 में केमिस्ट्री अच्छा इंट्रो स्टार्ट। मेरा नाम ये है। हाँ अच्छा ठीक है। तो सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है गौरव सिंह और मैं NIT इलाहाबाद का बीटेक का थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरी JEE मेंस 2020 में अगर आप जानना चाहें तो केमिस्ट्री में 99.99 परसेंटाइल आई थी। यानी कि हमारे समय में 25 क्वेश्चन आते थे, 25 क्वेश्चन, उसमें से मेरे 24 सही थे, एक मैंने छोड़ दिया था। तो वो आपको दिखेगा भी जब मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो उतने ही एंथुजियाज्म से, उतने ही मज़े के साथ पढ़ाऊंगा जिस मज़े के साथ मैंने खुद अपने टाइम पे डेडिकेशन के साथ पढ़ा था, वो आपको मेरी क्लासेस में झलकेगा। अगर आपको मज़ा आए तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स को, अपने और भी जो भी दोस्त यार हैं जिनके साथ भी आप मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, उनको आप थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ भी अगर खींच पाएँ तो ज़रूर खींचिए, ज़रूर यहाँ तक उनको लेके आइए। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी ताकि हमारी भी मोटिवेशन और बिल्डअप हो सके। ठीक है, तो आपका 11th का बैच हम शुरू करने जा रहे हैं। 11th के बैच में हम बहुत ही सीक्वेंशियली सब कुछ स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर, जो कि है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में केमिस्ट्री का हर छोटा से बड़ा कॉन्सेप्ट जो भी बहुत बेसिक है वो डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और क्वेश्चन भी हर एग्जाम में इससे आते हैं। मतलब बहुत ही बेसिक और आसान चैप्टर है जो आपका चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 वो बहुत ही बेसिक प्लस इजी चैप्टर है और आप जान के हैरत में पड़ जाएंगे कि चाहे नीट हो, चाहे JEE मेंस हो, चाहे JEE एडवांस तक भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछने में कोई कोताही नहीं करता। हर साल क्वेश्चन आते हैं, हर साल, एवरी ईयर। इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। केवल इसलिए नहीं कि हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए भी क्योंकि इस चैप्टर का यूज आगे आने वाले हर चैप्टर में है। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी जो केमिस्ट्री है क्लास 11th में आपके पास NCERT के नाम पे 2 पार्ट्स हैं। NCERT के नाम पे 2 पार्ट्स हैं, NCERT पार्ट 1, NCERT पार्ट 2। उसी तरह से क्लास 12th में भी NCERT 2 पार्ट्स में आपको दी गई है, NCERT पार्ट 1, NCERT पार्ट 2। जब आप क्लास 11 से निकल के क्लास 11-12 पास करके आप अपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने बैठेंगे, चाहे वो CUET हो, चाहे वो JEE मेंस एडवांस हो, चाहे वो नीट हो, इन चारों NCERT की बेसिक नॉलेज से ज्यादा मैं आपको बोलूंगा कि NCERT याद अगर हो आपको तो वो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। इसलिए क्योंकि अगर मैं एकदम आपसे रफ स्टैट्स की बात भी करूं जो मैंने अपने सालों में देखे हैं, मैं कुल मिला के अभी लगभग मुझे पढ़ाते हुए 5 से 6 साल हो गए। जितना मैंने एनालाइज किया है, नीट CUET तो होते हुए अभी बस दूसरा साल ही हुआ है, नीट का पेपर 90 से लेके 95% NCERT बेस्ड आता है। NCERT बेस्ड का क्या मतलब है कि उसका पूरा कंटेंट जो भी क्वेश्चन पेपर में गिवन है, जो भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आस्क्ड हैं, वो सारे NCERT बेस्ड रहते हैं। मतलब अगर आपको NCERT की नॉलेज, NCERT की ग्रैस्प प्रॉपर्ली है तो आप बहुत आसानी के साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा कुछ भी हेक्टिक नहीं होता भाई, कुछ भी हेक्टिक नहीं होता।
अगर आप एनसीईआरटी सोचिए, अगर आप कोई और बुक पे फोकस ना करें, किसी और बुक पे, और कुल मिला के अपनी प्रिपरेशन के दौरान 10 से 15 बार एनसीईआरटी पूरी पूरी कवर टू कवर पढ़ जाए, क्या समस्या है? आप कोई कोचिंग मॉड्यूल ना करें, कुछ भी ना करें एक बार को, मैं आपको एक बार को सलाह दे रहा हूं कि अगर आप कुछ भी ना करें, एनसीईआरटी ही अगर आपको याद हो 10 से 15 बार, तो आपके 680 से लेके 700 के स्कोर को कोई नहीं रोक सकता नीट में, आउट ऑफ 720। ये मेरी गारंटी है। अगर केवल आप कवर टू कवर एनसीईआरटी पढ़ जाएं सब कुछ अच्छे से। वही मैं जेईई मेंस की बात करूं, जेईई मेंस और मैं अगर अपने स्पेसिफिकली सब्जेक्ट केमिस्ट्री की बात करूं, 80 से लेकर 90% पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आता है। अब क्योंकि उन लोगों को हर शिफ्ट में अलग अलग पेपर्स बनाने होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जेईई मेंस साल में 2 बार होता है। अब एक होता है जनवरी अटेम्प्ट, एक होता है अप्रैल अटेम्प्ट, और उनको हर अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट 10-10 पेपर बनाने होते हैं, 8 से 10 पेपर, क्योंकि उन्हें अलग अलग दिन कंडक्ट कराना होता है। तो उनके पास क्वेश्चन पूछने की बहुत कमी है, उनके पास क्वेश्चन बनाने की पूछने की बहुत कमी है। तो वो ज़्यादातर एनसीईआरटी का ही कोई टेबल उठा लेते हैं, कोई डायग्राम उठा लिया, कोई ऐसे ही बॉक्स बना है अलग से वो उठा लिया और उसी से क्वेश्चन पूछ दिया, टेक्स्ट उठा लिया उससे क्वेश्चन पूछ दिया। मतलब एनसीईआरटी की हर एक लाइन उस समय इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमारे लिए ज़रूरी क्या है? हमारे लिए ज़रूरी यह है कि हम कॉन्सेप्ट को समझें एनसीईआरटी के और उसको याद करें। एनसीईआरटी याद किए बिना आज की डेट में कोई भी एग्जाम निकलना बहुत मुश्किल है, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ निकलना तो बहुत ही मुश्किल है। एक बार को आपको निकल सकता है, अच्छे मार्क्स के साथ निकले उतनी गारंटी नहीं। हाँ, बात यह है कि अगर आप मेरा कहा माने, अभी आपको ये ज़्यादा लग रहा होगा कि 4 एनसीईआरटी हम 2 साल के अंत तक कैसे याद करेंगे, अभी आपको ज़्यादा लग रहा होगा। याद करवाना मेरी जिम्मेदारी है। याद करवाना किसकी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी। आपको मेरा कहा हुआ एफर्ट मारना पड़ेगा, बस जितना एफर्ट मैं आपसे मारने को कहूं उतना आपको करना पड़ेगा। अगर आपको खुद दिखे, ये नहीं कि मेरे बोलने की बात है, अगर आपको खुद दिखे कि मैं क्लास लेते समय अपना 110% डेडिकेशन दिखा रहा हूं, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप उस 110 के बदले 100% दिखाएं, पर दिखाएं। मुझे आपसे 100 से ना 1 कम चाहिए ना 1 ज्यादा चाहिए, पर आपका 100% डेडिकेशन मेरी डिमांड। जहां आपको मेरा डेडिकेशन 110 से कम दिखे, वहां आप मुझे तुरंत बताएं, ठीक है? और बेहिचक होकर बताएं, बिल्कुल भी मुझसे किसी भी चीज में, किसी भी डाउट को डिस्कस करने में शर्माए नहीं, बिल्कुल भी ना शर्माए। अगर आप मुझसे शर्मा रहे हैं तो फिर आप अपने कैरियर से शर्मा रहे हैं, फिर आप अपने माँ बाप से शर्मा रहे हैं। भाई साहब, हमारी और आपकी उम्र में क्या ही गैप है, 4-5 साल, 6 साल मैक्स टू मैक्स। मैं भी क्या बोलते हैं 12th के बाद तुरंत बीटेक करने निकल गया। 3 साल अभी मेरे बीटेक के कंप्लीट हो गए, 3 इधर, आप 11th में हैं, 1-2 इधर, 5 साल का गैप है हमारे बीच में। 5 साल के गैप में अगर आप मुझसे शर्माने लगे, इतना तो किसी भी बड़े भैया और छोटे भाई बहनों के बीच में गैप होता है। 5 साल की उम्र में, 5 साल के एज गैप में अगर आप मुझसे शर्माने लग गए, तो फिर उससे बुरा क्या हो सकता है? तो हम लोग खूब हंसी मजाक करेंगे, खूब मस्ती करेंगे, पर बिना पढ़ाई से कोताही किए हुए। पढ़ाई में हम कहीं कोई कमी नहीं रखेंगे, पर उसके अलावा आपको जितना हंसी मजाक करना है, जितनी मस्ती करनी है, सब मेरी क्लास में अलाउड है, सब कुछ, पर नो डेविएशन फ्रॉम स्टडीज। ठीक है? ठीक। अच्छा, तो हमारी बेसिक स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि हम एनसीईआरटी पे पूरा फोकस करेंगे। एनसीईआरटी विल बी आवर गॉड बुक। हम एनसीईआरटी को बेस बना के चलेंगे। एक बार हमने एनसीईआरटी समझ ली, एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट सारे दिए हुए होते हैं
किसी भी चैप्टर में अगर कोई अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ाना है वो मैं पढ़ा दूंगा, या आपको रिक्वेस्ट करनी है आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर ऐसे ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने कहीं पढ़ा है, ये आप पढ़ा दीजिए, ये बता दीजिए मुझे, आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी को हम बेस मान के चलेंगे। वंस वी कवर एवरी पोर्शन ऑफ एनसीईआरटी फ्रॉम अ चैप्टर, हम सारे क्वेश्चंस पहले डिस्कस करेंगे। कोई भी टॉपिक करते समय भी हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे पहले, फिर इंटेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। डिस्कस कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। आपको क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना पड़ेगा, अटेम्प्ट करना पड़ेगा, यानी कि पहले कलम चलाइए। एक बार आप कलम चलाना सीख गए, आप आधे इंजीनियर या आधे डॉक्टर बन गए। पहले एक बार आप कलम चलाना तो सीखिए, फर्जी ही चलाइए पहले। आप कुछ नहीं तो आप क्वेश्चन में पहले गिवन लिखिए। अगर आपके दिमाग में कुछ भी ना आ रहा हो तो आप गिवन लिखिए। मैं भी ऐसे ही सीखा था भाई, मैं भी 5 साल पहले तक उधर था ना, मैं भी आपकी उम्र में था, मैं भी ऐसे ही सीखा था। तो जब मुझे भी किसी क्वेश्चन में स्ट्राइक नहीं करता था, या आज भी अगर मान लीजिए मैं किसी क्वेश्चन में फंस जाता हूं, मैं सबसे पहले यहीं पे आता हूं, पहले गिवन लिखिए कि क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। एग्जामिनर कभी भी आपसे बहुत उलूल जुलूल के सवाल नहीं करेगा, वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा, वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा, आपको ट्रिक करने की कोशिश करेगा, पर आपसे कुछ ऐसा नहीं पूछ देगा जो कि इस धरती के बाहर का हो, जो आपने पढ़ा ही ना हो। और आधा क्वेश्चन हमेशा सॉल्व होता है गिवन से ही। क्वेश्चन का आधा सॉल्यूशन का आंसर गिवन में ही होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। और ये हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको दिखेगा भी कि गिवन से ही आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर आपको गिवन को पढ़ना आ रहा हो और उसको इंटरप्रिट करना आ रहा हो। एक होता है पढ़ना, एक होता है इंटरप्रिट करना। जैसे अभी हम जब आगे इसी चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म्स आते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स अगर आपने सुना हो, पहले से थोड़ा पढ़ा हो, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंट मास बाय मास, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैलिटी, पीपीएम, पीपीबी, उन टर्म्स की अगर आप केवल डेफिनेशन वन लाइन की डेफिनेशन पढ़ ले, पूरे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, कितने भी भारी हो, मेरी गारंटी है। उनकी अगर वन लाइनर डेफिनेशन आप पढ़ लें। अभी मैं 12th वाली बैच में कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा के आया, मैंने बस हर चीज की वन लाइन की डेफिनेशन बताई है, पूरा एक्सप्लेन किया है, पर हर चीज की लास्ट में एक वन लाइन की डेफिनेशन है। अगर आप केवल उसको पढ़ने के बाद याद रख लें और हर क्वेश्चन में उसको अप्लाई करते चलें, पूरा सॉल्व हो जाता है। इसी तरह हर चीज का एक तरीका होता है सॉल्व करने का। अगर आप उस गिवन सेट ऑफ मेथड्स को फॉलो करें, आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस का, तो जरूरी यह है कि आप लोग पहले उसको अटेम्प्ट करें खुद। फिर जहां फंसे, एक बार आप फंसे, पूछिए मुझसे, चाहे आप फंसे चाहे आप ना फंसे, मैं क्लास में पूरा का पूरा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। पर ये बताइए, खुद से सोचिए कि इसमें आपका क्या फायदा होगा कि अगर आपने कलम उठाई भी नहीं, आपने पूरा क्वेश्चन बस देख लिया कि सर ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, ना आपने लिखा ना कुछ, आपने ट्राई भी नहीं मारा, आपने दिमाग पे जोर भी नहीं डाला, फायदा कहां हुआ? कुछ नहीं। आपको लग रहा होगा कि हाँ आप सर का सोल्यूशन देख लेते हैं और हमें 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या एग्जाम के टाइम याद रहेगा। कुछ नहीं याद रहेगा, 2 दिन बाद नहीं याद रहेगा, मेरी गारंटी है। याद तब रहता जब आपने यहां पे थोड़ा सा जोर डाला होता है ना, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। जब हम कुएं से पानी निकालते समय रस्सी को ऐसे खींचते हैं, तब तो कुएं पे निशान आता है रस्सी का। हमने एफर्ट मारी तब तो वहां पे निशान आया। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, पहले एफर्ट मारेंगे, निशान उसके बाद आएगा।
ठीक। तो कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम उसको अटेम्प्ट करेंगे, फिर मैं तो पूरा का पूरा उसको समझाऊंगा, जितने उसके पॉसिबल मेथड होंगे उतने से समझाऊंगा। एक मेथड पॉसिबल होगा, 2 होगा, 3 होगा, जितने होंगे उतने मेथड से समझाऊंगा, जिससे आपको फिर मन करे उससे सॉल्व करिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम पहले एक टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके सवाल लगाएंगे, फिर एक टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके सवाल लगाएंगे। ऐसे करते करते हम एक एक चैप्टर को पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट करेंगे। हर एक चैप्टर में जितने टॉपिक होंगे, किसी चैप्टर में मान लीजिए 20-25 टॉपिक होते हैं, किसी में 15 टॉपिक होते हैं, 10 टॉपिक होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ टॉपिक हम हर एक चैप्टर को कवर करते जाएंगे धीरे धीरे। जो आपकी 11th की केमिस्ट्री है उसमें कुल मिला के इस समय अगर हम अनएडिटेड सिलेबस की बात करें, मतलब पुरानी एनसीईआरटीज़ की बात करें, तो टोटल मिला के 14 चैप्टर है। कितने चैप्टर है भाई साहब? 14 चैप्टर्स। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको वो 14 चैप्टर पढ़ाऊं, चाहे वो आपके सिलेबस में है, इस साल के सिलेबस में चाहे है चाहे नहीं है। तो मेरी प्लानिंग क्या रहेगी मैं आपको एक बार वो बता देता हूं। चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये तो हमेशा रहेगा ही। चैप्टर 2 ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या है भाई साहब? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि केमिस्ट्री। अच्छा, ये तो हम चलो स्टार्ट करेंगे अभी कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति अभी कहां से हुई। उत्पत्ति का मतलब समझते हैं आप? बिगिनिंग, स्टार्टिंग, वो सब हम अभी पढ़ेंगे। तो चैप्टर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम किस चीज से बना है, क्या प्रॉपर्टीज है उन चीजों की, सब कुछ। चैप्टर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, या फिर पीरियोडिक टेबल। उम्मीद है शायद ये चैप्टर आप लोगों में है, नहीं है मेरे को याद नहीं है, पर होना चाहिए। अगर नहीं भी होगा तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही, क्योंकि आप लोग को पीरियोडिक टेबल पढ़ना भी है, उसको देखना सीखना है कि पीरियोडिक टेबल देखते कैसे हैं, उससे इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, और फिर पीरियोडिक टेबल को याद कैसे किया जाता है। क्या हम पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और हमें एज अ सीरियस स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल पूरी याद होनी चाहिए अपनी ज़बान पे। तो डरने की जरूरत नहीं है, याद कराना मेरी जिम्मेदारी। ठीक। चैप्टर 4 बहुत ही महा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो हम महीने भर से कम तो नहीं पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अच्छे से इसको टाइम डिवोट करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर 11th में नहीं है शायद। ये आपके सारे बेसिक्स को तगड़ा करेगा। आप जो भी इसके आगे पढ़ेंगे सब इस पे बेस्ड होगा। मतलब अगर मेरे को कोई 11th में सबसे 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर कि जिसके बिना आपको आगे केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, अगर मेरे से कोई ये पूछे, तो वो है चैप्टर 1 और चैप्टर 4। मतलब इन दोनों चैप्टर के बिना आप आगे केमिस्ट्री समझेंगे तो आपको बहुत ही समस्या आएगी, बहुत समस्या। इसलिए बड़े ही कायदे से पढ़िएगा इन दोनों चैप्टर्स को। और ये चैप्टर उतना तब तक समझ में नहीं आता जब तक ये चैप्टर उतना समझ में ना आए। ये तो इंडिपेंडेंट चीज है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज एन इंडिपेंडेंट टॉपिक। इसको तो क्लास 11 में पढ़ाते हुए क्यों मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आता, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आता क्योंकि अभी अगर एक बात सुनिएगा, अभी अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम कायदे से कर लिया ना, कायदे से अच्छे से, जो कि मैं आपको कराऊंगा, आप लोग क्लास 12th में जब जाएंगे तो फिजिक्स
फिजिक्स में आप लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स। फिजिक्स में लास्ट में आप लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आपको ये फिर से पूरा कराया जाएगा, डिट्टो सेम फिर से पूरा कराया जाएगा। तो मेरे को ये नहीं समझ में आता कि इसको क्लास 11 में रखा क्यों है, फिर क्यों? मतलब इसमें केमिस्ट्री के कुछ कुछ पार्ट घुसा दिया गया है, पर बाकी ऑलमोस्ट सेम है। मॉडर्न फिजिक्स में बाकी ऑलमोस्ट सेम पार्ट है, वो हम पढ़ते समय डिस्कस करेंगे क्या फिजिक्स का है क्या नहीं है। और चाहे फिजिक्स का पार्ट हो चाहे केमिस्ट्री का पार्ट हो, हम सब कुछ एक एक चीज डिस्कस करेंगे। ताकि मेरी सोच ये है कि अगर आपने 11th में एक चीज कायदे से कर लिया तो आपको 12th में वो फिर से करने की जरूरत ना पड़े, मेरी सोच ये है। तो हम लोग अच्छे से इसको कर लेंगे। अच्छा, इसको हटाते हैं। हाँ, तो ये चैप्टर 4 हो गया। चैप्टर 5 जो आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया है, क्यों हटाया गया है मेरे को नहीं समझ में आ रहा। स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में बेसिकली हम बेसिक चर्चा करेंगे कि सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, और उसके बाद हम स्टेप करेंगे गैसियस स्टेट की चर्चा में। गैसियस स्टेट अपने आप में बहुत ही अलग स्टेट है बाकी दोनों से, सॉलिड और लिक्विड से बहुत अलग स्टेट है, बहुत अलग। किन मायनों में अलग है, कैसे अलग है, क्यों अलग है, सब देखेंगे। ठीक है। अच्छा, जब तक ये चैप्टर कायदे से नहीं आता है गैसियस स्टेट, जब तक आपने आइडियल गैस क्या होती है ये नहीं सीखा, पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं सीखा, तब तक आप अगला चैप्टर कभी जिंदगी में छू भी नहीं पाएंगे। अगला चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। ये आप छू भी नहीं पाएंगे अगर आपको पिछला चैप्टर कायदे से नहीं आता। कॉन्सेप्ट ऐसे जाते हैं ना सर के ऊपर से, इसमें ऐसे जाते हैं। अगर आपको कायदे से समझना है तो हम लोग कायदे समझेंगे। फिर है चैप्टर 7, आपकी पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर, वो है इक्विलिब्रियम। क्या भाई साहब? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है आयोनिक इक्विलिब्रियम। दोनों को हम लोग सेपरेट अच्छे से मतलब डिस्कस करेंगे। कोचिंग्स में दोनों अलग अलग चैप्टर के फॉर्म में ही पढ़ाया जाता है, हम लोग भी सेपरेटली ही डिस्कस करेंगे, पर एनसीईआरटी को बेस बना के करेंगे। ठीक है। ये हो गई आप लोग की पार्ट 1। ये हो गई कौन सी? पार्ट 1। पार्ट 2, चैप्टर 8, पार्ट 2, रिडॉक्स रिएक्शंस। ये मान लीजिए कि एक्सटेंशन है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का, एक तरह से एक्सटेंशन है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। कई जगह पे कोचिंग्स में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को मोल 1 करके पढ़ाया जाता है, मोल कॉन्सेप्ट या मोल 1। इसको पढ़ाते हैं मोल 2 करके, क्योंकि ये भी बहुत बेसिक चैप्टर है और इसमें आपको बेसिक रिएक्शंस के बारे में बताया जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होती है, हम रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। आपने बचपन में थोड़ा 10th में पढ़ा होगा ना कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, नंबर लगा के, ये सब तो वही सब है। इसमें अलग अलग मेथड्स हैं बेसिकली। चैप्टर 9, लेकिन नई वाली एनसीईआरटी में तो आपका ये सब जो एस ब्लॉक वगैरह सब कुछ हटा दिया गया। नहीं, ये नई वाली एनसीईआरटी है, ये पुरानी है। हाँ, पुरानी वाली। एक मिनट, ये तो पुरानी पतली लग रही है यार, लेकिन इसमें सब कुछ दिया हुआ है। ये पुरानी है, फिर भी मेरे को पतली लग रही है। हाँ, तो चैप्टर 9 इसमें है हाइड्रोजन। ओह शिट, फंस गया। चैप्टर 9 है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम लोग पूरे पीरियोडिक टेबल से इधर अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अलग।
ये पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो ये कोने में एक जगह पे पाया जाएगा, कोने में। प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग होती है तो हम लोग अलग से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, जो बेसिकली एस ब्लॉक से बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम एस ब्लॉक के दो ग्रुप्स होते हैं, एक होता है हमारा ग्रुप 1, एक होता है हमारा ग्रुप 2। इसको बोलते हैं एल्काली मेटल्स, इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये दोनों ही ग्रुप्स हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे होता है। चैप्टर 11 पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते पढ़ाते आदत इतनी हो गई ना कि अगर मेरे कुछ मिटाना होता है तो मैं बगल में देखता हूँ वो कहाँ है, डस्टर कहाँ है मेरा। हाँ, जैसे मान लीजिए ये आपका ग्रुप 1 है, ये आपका ग्रुप 2 है पीरियोडिक टेबल में, फिर कुछ आ जाता है बीच में डी ब्लॉक, फिर इधर से फिर से आ जाता है पी ब्लॉक, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ये पोर्शन रहता है पूरा पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक एक्सटेंड्स फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। क्या? एफ ब्लॉक नीचे होता है। क्या ब्लॉक्स होते हैं, क्या सब कुछ होता है हम समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे, चिंता मत करिए। समझिएगा। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि पी ब्लॉक जो है वो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक होता है। तो ग्रुप 13 और 14 की चर्चा हम 11th क्लास में करेंगे और 15, 16, 17 और 18 की चर्चा हम 12th क्लास में करेंगे। आपके सिलेबस के मुताबिक पी ब्लॉक के ग्रुप 13 और 14 की चर्चा हम 11th में करेंगे, 15, 16, 17, 18 हम 12th क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा। चैप्टर 12 क्या है? चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पूरी केमिस्ट्री की सबसे हसीन, सबसे मज़ेदार ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको आ जाए तब तो इससे बढ़िया चीज़ आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकती। अगर आपको आ जाए तो इससे बढ़िया चीज़ नहीं मिलेगी, मैं आपको बता दे रहा। सब बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये चैप्टर बहुत कायदे से पढ़िएगा, बहुत कायदे से। मैं बहुत कायदे से पढ़ाऊंगा और बहुत कायदे से मेरे से पढ़िएगा, क्योंकि अगर ये चैप्टर समझ में नहीं आया तो 12th की तो लंका लग जाएगी, मेरी गारंटी है। 12th की लंका लग जाएगी, क्योंकि जब आप 12th की पार्ट 2 उठाएंगे एनसीईआरटी की, उसमें पूरी ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मकड़ी के जाले की तरह है। कैसा है? मकड़ी के जाले की तरह है। मतलब अगर आप ऑर्गेनिक सीखना चाहेंगे तो आप एक बार में सीख सकते हैं, और नहीं सीख पाएंगे तो आप जाले में फंस जाएंगे। आप फंस जाएंगे, आप कितना भी उसको हटाने की कोशिश कर लीजिए, आप फंसे रहेंगे उसमें। हर एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, हर एक कॉन्सेप्ट इंटरलिंक्ड दूसरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, हर एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन से रिलेटेड है। आपको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए दूसरी रिएक्शन आनी चाहिए, तीसरी रिएक्शन आनी चाहिए, चौथी रिएक्शन आनी चाहिए। क्वेश्चन भी उसमें मकड़ी के जाले की तरह ही रहता है। तो ये चैप्टर मेरे से बहुत कायदे से पढ़िएगा, बहुत ही कायदे से, क्योंकि मैं आपको 12th पढ़ाने के लिए शायद ना रहूं, इसलिए ये कायदे से पढ़ लीजिएगा। मेरा बीटेक कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे जाना पड़ेगा, तो 12th शायद आप मुझसे ना पढ़ पाएँ। 12th पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है मेरे को, पार्ट 2।
ऑर्गेनिक पढ़ाने में बहुत, सच में मतलब जो मज़ा आता है ना ऑर्गेनिक पढ़ाने में, 11th में तो है ही नहीं, 11th में तो सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, और उसके बाद फिर आप लोग का एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स का, चैप्टर 13 हाइड्रोकार्बन्स। मतलब ये तो आपके ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं। अगर आपने ये सीख लिया तो हमेशा गुंजाइश है कि आप जिंदगी में कभी भी ऑर्गेनिक सीख सकते हैं, कभी भी। आपको बाकी कुछ ना आता हो उससे मेरे को मतलब ही नहीं है, ये आना चाहिए बस। ये सीख लिया तो हमेशा गुंजाइश है कि आप किसी भी स्टेज पे ऑर्गेनिक सीख सकते हैं, 1 महीने में सीख सकते हैं। ये नहीं सीखा तो नहीं सीख पाएंगे कभी भी। मतलब रट लेंगे आप ऑर्गेनिक एक बार को, पर समझ तो नहीं पाएंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी समझने वाली चीज़ है, पूरी। इसको कई जगहों पे जीओसी भी बोलते हैं, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। चैप्टर 13 जो कि उनको नहीं रखना चाहिए था 11th क्लास में, वो इन्होंने रखा है हाइड्रोकार्बन्स, पर कुछ किया नहीं जा सकता है, तो पढ़ेंगे। नहीं रखना चाहिए था मेरे हिसाब से तो, और जब मैं पढ़ा रहूँगा तो मैं बताऊँगा क्यों नहीं रखना चाहिए था। हम एक बेसिक रिएक्शन की मैकेनिज्म, मान लीजिए हमने कोई रिएक्शन पढ़ी कि HCl + NaOH, ये तो सबको आती होगी ना, गिव्स NaCl + H2O। एसिड है, बेस है, रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट बना रहा है, वाटर बना रहा है, पर क्यों, कैसे रिएक्ट कर रहा है? ये तो हो गई रिएक्शन। ये क्या हो गई? ये रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। इसको तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप जो डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं वो तो मान लीजिए ये हो गया, और इसमें भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भाई, BaCl2 मैंने लिया, Na2SO4 लिया, क्या दोनों के आयंस इंटरचेंज हो गए? BaSO4 बन गया और NaCl बन गया, दोनों के आयंस इंटरचेंज। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे BaSO4 का PPT फॉर्म हो गया। और किसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं? मान लीजिए मैंने जिंक मेटल लिया, मैंने CuSO4 से इसको ट्रीट कराया, जिंक इस Cu को डिस्प्लेस कर देगा, ZnSO4 बन जाएगा, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हो क्यों रही है, कैसे रही है? एक तो रिएक्शन हो रही है, हमें उसकी नॉलेज है। रिएक्शन क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, इस प्रोसेस को बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हर रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी कुछ 60-70 मेन रिएक्शंस हैं, उनकी हम मैकेनिज्म देखेंगे। अभी सुनने में लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है, सब बहुत लॉजिकल चीज़ है। एक टाइम के बाद जब मैं आपको बेसिक बता दूंगा, आप खुद से मैकेनिज्म बनाने लगेंगे कि इस रिएक्शन में ये हो रहा होगा, इस रिएक्शन में ये हो रहा होगा। समझ रहे? सब कुछ एक कहानी है, सब कुछ एक कहानी है। आप समझ लीजिए, आपने वो देखा होगा बचपन में पिक्चर पजल, जिसमें आपको फाइनल पिक्चर पता होती है और पजल के पीसेस होते हैं, उनको आपको जोड़ना होता है। आपको मैं फाइनल पिक्चर बता दूंगा, आप बस बहुत ही अपना दिमाग लगा के सब कुछ जोड़ लेंगे। बस उस डायरेक्शन में माइंड को ट्रेन करना जरूरी है, और उसी के लिए मैं खड़ा हूं।
ठीक। लास्ट जो चैप्टर है आपका, लास्ट चैप्टर, चैप्टर 14, वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, थ्योरेटिकल चैप्टर, ये भी पढ़ेंगे। ये केवल इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये रहा आप लोगों का 11th का पूरा पोर्शन, क्योंकि हम लोग आराम से कवर करेंगे, मजे में कवर करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग हर चैप्टर पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे मुझसे, ठीक है। ठीक, आप लोग की बैचेस ऑल्टरनेटिवली चलेंगी, मतलब ऑल्टरनेट डेज पे, ठीक है। मॉर्निंग में ही एक बार आप लोग का स्कूल खुल जाएगा, फिर थोड़ा सुबह चलाएंगे इसको, थोड़ा सुबह मतलब आप लोग के स्कूल की टाइमिंग से पहले, ठीक है। समस्या बस ये रहेगी, थोड़ा सुबह आप लोग को उठ के कष्ट लेना पड़ेगा, पर मेरे ख्याल से वर्थ इट रहेगा। हम लोग नवंबर एंड तक सिलेबस खत्म करने की सोच रहे हैं, और नवंबर एंड तक हमारा हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, ओके। अभी आप लोग की स्कूल में क्लासेस स्टार्ट ही नहीं हुई होंगी 11th की, है ना। यहाँ पे मैं वो कल्चर नहीं देख रहा हूँ क्रैश, जैसे हमारे स्कूलों में एक होता था कि 10th का बोर्ड एग्जाम हो गया, उसके बाद एक चलता था क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में बेसिकली क्या होता था, मान लो कोई अनश्योर है कि उसको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, ह्यूमैनिटीज लेनी है, जो भी आर्ट्स लेना है, तो मतलब उस क्रैश कोर्स में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, मान लो जिसको किसी को साइंस ऑप्ट करनी है, मन है किसी का मन, तो वो 2 महीना पढ़ के देख ले, अप्रैल और मई पढ़ के देख ले, अप्रैल से स्टार्ट हो जाता था, वो पढ़ के देख ले कि साइंस उसके बस की है कि नहीं, क्योंकि 9th 10th की साइंस और 11th 12th की साइंस में जमीन और आसमान का फर्क है। 9th 10th की साइंस और 11th 12th की साइंस में जमीन और आसमान का फर्क है। अगर किसी को भ्रम है कि वो 9th 10th की साइंस की तरह 11th 12th पढ़ लेगा, ना हो पाएगा, ना हो पाएगा। मेरी खुद की दीदी को ही भ्रम था, मैंने बोला नहीं हो पाएगा, तो उसको भाई वो लड़की शार्प थी, अभी भी है, शार्प है, बहुत शार्प है, पर बाकी कामों में, पढ़ाई में नहीं, किताब उठाने का मन नहीं करता था उसका। बाकी जो उसको पकड़ा तो सब सीख लेगी। मेरा जस्ट अपोजिट था कि मेरे को बाकी कोई भी काम घंटा नहीं आता, कुछ भी नहीं आता मेरे को ज़िंदगी में, और मेरे को पढ़ना आता है बस, मैं किताबी कीड़ा। तो उसने चौड़ में कि सबको वो रहता है ना कि अरे हम साइंस के स्टूडेंट बनेंगे, साइंस के, और फिर स्कूल में एक धमक रहती है कि हाँ साइंस वाले हैं, तो कॉमर्स वालों को सब एकदम इन्फीरियर की नज़रों से देखते हैं, हाँ कम नंबर पाया तो कॉमर्स में चला गया, उस नज़र से देखते हैं। तो उसका वो था, तो क्रैश कोर्स में उसने साइंस ले ली कि हाँ हाँ हम तो साइंस ही पढ़ेंगे, अभी भी पढ़ेंगे, बाद में भी पढ़ेंगे। क्रैश कोर्स हुआ, और मतलब 2 महीने में उसने कॉमर्स वालों से जो लड़ाई नहीं की, भयंकर, हर लेवल पे लड़ाई कर ली कि अरे तुम लोग ये होते हो, तुम लोग वो होते हो, कुछ भी मतलब ऐसे शब्द जो है बोल नहीं सकता, मस्त लड़ाई की। उसके बाद क्रैश कोर्स के बाद होता है टेस्ट, आपकी परफॉर्मेंस देखने के लिए टेस्ट हुए, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, तीनों में खाता नहीं खुला तीनों में खाता नहीं खुला। मैंने पहले ही देखते हुए बोल दिया था कि ऐसा कि साइंस आपसे होगी नहीं, क्योंकि जिसको किताब खोलने की आदत नहीं है उसको साइंस नहीं पढ़ी जाएगी, पढ़ी ही नहीं जाएगी। आपको 11th 12th में आके, अगर आपको 11th 12th के बाद कायदे से कुछ करना है तब तो आपको किताब खोलनी पड़ेगी, आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। अगर आपको कायदे से कुछ करना है आगे, और नहीं करना है तो लोग ऐसे भी पास होते हैं, सदियों से होते हैं, वैसे भी पास हो जाएंगे, ठीक है। पास होने का कुछ नहीं रखा। लोग आजकल 99% 98% बाकी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तुम सोच रहे हो तुम पास होकर कुछ कर लोगे, तुम पढ़ाई की फील्ड में तो नहीं, कुछ और कर लो वो अलग बात है, पढ़ाई की फील्ड में तो नहीं। तो फिर वापस घूम फिर के आगे कॉमर्स पढ़ा उन्होंने जितनी इतनी गाली दी, इतनी लड़ाई की, फिर घूम फिर के आगे कॉमर्स पढ़ा। तो बस यही है कि जब पढ़िएगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो या बायो,
पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़िएगा, मज़े से पढ़िएगा, क्योंकि 2 साल बिना मज़े के गुजारना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप बिना एन्जॉयमेंट के साथ पढ़ेंगे तो आप लोग के लिए, खुद के लिए नुकसान है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपका एक दिन जोश काम करेगा, आप बहुत जोश में आएंगे, पढ़ते हैं एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। आप एन्जॉयमेंट उसमें खोज लेंगे। ऐसा नहीं कि मैं जरूरी बोल रहा हूँ कि रोज़ आपको पढ़ने में मज़ा ही आएगा, पर आप उसमें एन्जॉयमेंट खोज लेंगे तो आपको सब कुछ सही लगने लगेगा धीरे धीरे। वो एक प्रोसेस है, पर उस प्रोसेस में आपको करना क्या है, थोड़ा सा अपने आप को पुश करना है, अपना मन मारना है। मन मारना बहुत ज़रूरी है। मन मारना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जिस टाइम पे आप किताब खोल के पढ़ रहे होंगे, आपका कोई और दोस्त क्लास का सामने से बाइक लेके जा रहा होगा, घूम रहा होगा, कहीं ट्रिप पे जा रहा होगा, बंदी पटा रहा होगा, कुछ भी और कर रहा होगा, जो कि जिससे आपको लगेगा कि मैं लाइफ में बहुत पीछे तो नहीं रह गया, ये सब मेरी लाइफ में क्यों नहीं है, मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों है। आप अपने से सवाल करेंगे, तो वो सारे सवाल जब आपसे होंगे तो आपको खुद को जवाब देना है कि बेटा थोड़ा सा मान ले, थोड़ा सा, बाद में देखेंगे किसका क्या होता है। थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, थोड़ा एफर्ट रोज मारिए, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई ज्ञान की बातें। मेरा एक ही इंस्ट्रक्शन है कि मुझसे आप किसी भी चीज़ में शर्माएंगे नहीं, कोई भी चीज़ बोलने में शर्माएंगे नहीं। ठीक है, आपको हंसी मजाक करनी हो, मस्ती करनी हो, कुछ खाना पीना हो, मेरी क्लास में सब कुछ अलाउड है। क्या नहीं अलाउड है वो है पढ़ाई से कोताही। पढ़ाई से कोताही का ये मतलब नहीं कि हम लोग मान लो 1.5 घंटे क्लास है, 2 घंटे क्लास है, हम लोग हर मिनट केवल पढ़ाई ही करेंगे। हम लोग बीच में 5-10 मिनट बकचोदी भी काटेंगे, ठीक है, मस्ती करेंगे, लेकिन वो मूड को रिफ्रेश करने के लिए करेंगे। ऐसा है कि हम लोग 2 घंटे क्लास में 1 घंटे 1.5 घंटे सर और आधे घंटे आगे पढ़ लिए, वो नहीं। हम लोग कायदे से पढ़ेंगे और बीच में रिफ्रेशमेंट के लिए मस्त, ठीक है, मस्ती। अच्छा, अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जहां मैं ज्यादा ज्ञान झाड़ू वहां पे आप बोल भी सकते हैं कि सर हो गया बस। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, ये बताइए दोस्तों, ये बताइए कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जो कि आपसे क्लास 9th में ही पूछा जाना चाहिए था, पूछा गया भी होगा। What is matter? जो भी स्पेस और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, दोनों तो सेम बात हो गई भाई। स्पेस ऑक्यूपाई करना है, वॉल्यूम होना हो। हाँ, मैटर वो चीज है जिसके खुद के पास अपना एक मास हो और जो कि कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे। मैटर वो चीज है जिसके खुद के पास मास हो और जो कि कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे। अच्छा, मेरा अगला सवाल व्हाट इज केमिस्ट्री? अच्छा, मैं अगर चाहता मैं चैप्टर क्या पढ़ा रहा हूं, मेरा गला बैठ चुका है।
सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मैं चैप्टर ये पढ़ा रहा हूं। तो मैं चाहता तो मैं आपसे पहला ही सवाल यही करता कि व्हाट इज केमिस्ट्री। मैं चाहता तो आपसे पहला सवाल यही करता कि व्हाट इज केमिस्ट्री। मैंने आपसे पूछा पहले व्हाट इज मैटर, और फिर मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज केमिस्ट्री। सोचिए क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। बहुत ही एकदम आसान शब्दों में, मैटर के हर एस्पेक्ट के बारे में जानने की विधा को केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री इज बेसिकली द स्टडी ऑफ मैटर या मटेरियल सब्सटेंसेस। मैटर को ही क्या बोला जाता है? मटेरियल सब्सटेंसेस। क्या बोलेंगे भाई साहब? मटेरियल सब्सटेंसेस। ठीक है। तो लिख लीजिएगा सबसे पहले व्हाट इज मैटर। व्हाट इज मैटर? फिर वही अपनी भाषा में, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है। फिर अगला सवाल लिखिएगा व्हाट इज केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री? स्टडी ऑफ मैटर। कोई हम घुमा फिरा के ये वो बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं लेंगे। इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ मैटर। जब हम स्टडी ऑफ मैटर बोल रहे हैं तो यानी कि हम बोल रहे हैं कि मैटर के हर एस्पेक्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे। उसका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, किस चीज से बना है, कैसे बना है, क्या क्या उसमें प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, क्या रिएक्शन वो शो कर सकता है, हर चीज के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री। ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा, ये हो गया मैटर, ये हो गई केमिस्ट्री। आगे आगे बढ़ते हैं। मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं। मैटर को हम मैं हिस्ट्री वगैरह में अभी नहीं जा रहा हूं, हिस्ट्री हम बाद में पढ़ेंगे। इसके आगे टॉपिक होगा हिस्ट्री, जिसमें आपको दिखाएगा कि केमिस्ट्री डेवलप कैसे हुई और इंपॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की। मैं अभी उसमें घुसूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को मेन चैप्टर में आना है। पहले मैं मेन चैप्टर खत्म करूंगा, उसके बाद अपन आराम से कहानी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हुआ। केमिस्ट्री एक रिलेटिवली बहुत नया फील्ड ऑफ रिसर्च है। ये सब्जेक्ट जो है ये ज़्यादा पुराना नहीं है। हिस्ट्री काफ़ी लंबी दी हुई है, और उसमें राजा महाराजा और पता नहीं क्या 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 क्या। लोगों को थोड़ा शौक होता है ना कि हिंदुस्तानी कल्चर को बहुत वो करो, ये करो, तो उसमें काफ़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री दे रखी है। उसमें हम लोग जाएंगे, इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन उसको कहानी के फॉर्म में सुनाना मेरा काम है। इंटरेस्टिंग लगेगा, पर पहले सब्जेक्ट डिस्कस कर लिया जाए। तो हाँ, ये बोल रहा था कि मैटर जो है, मैटर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। ई का क्या करते हैं भाई साहब? क्लासिफाई करते हैं दो तरीके से। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। कौन सा क्लासिफिकेशन? और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। कौन सा? फिजिकल क्लासिफिकेशन हम करते हैं बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन इज डन बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। लिखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन इज डन बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। Physical classification is done based on the state of matter. ठीक, लिख लिया? अच्छा, स्टेट से आप क्या समझते हैं? स्टेट, एक एक टर्म हम लोग चर्चा करेंगे। स्टेट वो तो
एक्चुअल स्टेट्स होती है मैटर की। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि स्टेट्स शब्द से आप क्या समझते हैं? ये यूपी बिहार वो सब स्टेट नहीं, स्टेट, केवल स्टेट। दिस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। एक फ्रेज सुना होगा ना, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी। हिंदी हिंदी में आपको मैं समझाता हूं। स्टेट मीन्स अवस्था। अवस्था समझते हैं? अवस्था, किसी को अगर हिंदी आती हो तो, हिंदी तो सबको थोड़ी बहुत आती होगी यार, थोड़ी बहुत। अवस्था होती है कि हम किस कंडीशन में हैं प्रेजेंटली। हम किस कंडीशन में हैं प्रेजेंटली, उस चीज को मैं क्या बोलूंगा? अवस्था। तो हमारा मैटर हमें देखने से किस कंडीशन में लग रहा है, हमारा मैटर हमें देखने से किस कंडीशन में लग रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ मैटर। अगर हमें देखने से लग रहा है कि यार इसके जो पार्टिकल हैं वो रिजिड है, हम उन्हें फोर्स लगा के डिफॉर्म नहीं कर सकते, हम उन्हें फोर्स लगा के आसानी से डिफॉर्म नहीं कर सकते, तो हम क्या बोल देंगे? वो किस स्टेट में है? अगर हमें देखने से लग रहा है कि यार वो जो मैटर है हमारा वो बह जाएगा, बह गया ना? तो अगर हमें देखने से लग रहा है कि वो मैटर हमारा बह जाएगा तो हम क्या बोल देंगे? लिक्विड स्टेट। और गैस कब बोलेंगे? जब दोनों नहीं होगा तब गैस बोल देंगे। शानदार, देखेंगे गैस कब बोलेंगे। पर बेसिकली मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा अगर किसी को बहुत चुल मचे कि अरे और भी होती हैं क्या ये सब, तो आपने क्लास 9th में 2 टर्म्स पढ़ी होगी, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्लास 9th में सब लोग सीबीएसई में थे? सीबीएसई में ही थे ना? एनसीईआरटी पढ़ी है? एनसीईआरटी पढ़ी? कम पढ़ी। कोई बात नहीं, 9th 10th पढ़ने के लिए होती भी नहीं है, 9th 10th मस्ती करने के लिए होती है। 10th तक तो आदमी को मस्ती करनी चाहिए यार, मतलब मैं खुद रिग्रेट करता हूँ थोड़ा सा। पर आईसीएसई में थे तब तो पढ़नी पड़ती होगी, आईसीएसई में तो पढ़ाई होती है कायदे की, सीबीएसई में तो हमारे दोस्तों ने तो बहुत कायदे की मस्ती की। मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं थोड़ा किताबी कीड़ा था, तो मेरे को शौक था पढ़ने का, तो मैं मस्ती कर नहीं पाया। पर मेरे को अब लगता है कर लेनी चाहिए थी, थोड़ी फ्रीडम तो थी। मेरे 93%, ज़्यादा नहीं, 93 बस। अरे अच्छा नहीं है वो, बाद में आपको धीरे धीरे कहानियों के फॉर्म में पता चलेगा कि क्यों अच्छा नहीं था, क्या नहीं था। पर 93 आए थे मेरे 10th में, 96 आए थे 12th में। दोनों बोर्ड एग्ज़ाम मैंने बिना पढ़े हुए दिए थे। तो बोर्ड एग्ज़ाम का कोई ऐसा प्रेशर मत लीजिएगा कभी भी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बिना पढ़े हुए देना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बोर्ड के पेपर रैंडमली चेक होता है। आप कितना भी अच्छा लिख लीजिए। मैं आपको कल कहानी बता रहा हूँ ना 12th वाली क्लास में अपने एक दोस्त की। वो मेरा दोस्त एसएसटी में, क्लास 10 का पेपर था, एसएसटी में 10 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के आया और उसकी बिल्कुल हालत ख़राब थी। जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसके 100 थे। तो पेपर बहुत रैंडमली चेक होता है, इसलिए अगर आप पढ़ के जाएंगे बोर्ड्स में तो आपको लगेगा कि यार मेहनत की थी फिर नंबर नहीं आए। अगर ये लाइट चली गई क्या? ठीक है, तो फिर आप पढ़ के जाएंगे तो आपको लगेगा मेहनत की थी नंबर नहीं आए। अगर आप बिना पढ़ जाएंगे तो हाँ ठीक है, कैजुअली लीजिए रिजल्ट को,
मैं वैसे भी उतनी मेहनत नहीं की थी। चलिए छोड़िए, हम अपने कंटेंट पे वापस आते हैं। तो 9th की एनसीईआरटी में 2 और स्टेट्स ऑफ मैटर दी गई हैं, बस नाम के लिए। वो है प्लाज्मा और बीसी। ठीक है, अच्छा। प्लाज्मा इज अ स्टेट ऑफ मैटर, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट इज ऑल्सो स्टेट ऑफ मैटर, पर ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है और ना हमें इनको जानने की कोई ज़रूरत है अभी। हम तो बस किसको जान ले, इसको, इसको, इसको। केमिस्ट्री इधर से लेके उधर तक, क्लास 12 तक लेके तीनों चैप्टर हम अच्छे से कवर करेंगे। क्लास 11 में हमें गैसियस स्टेट कवर करना है, जिसमें हम पूरे गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 12 में एक चैप्टर आएगा सॉलिड स्टेट, जो कि कभी हटा दिया जाता है सिलेबस से, कभी नहीं हटाया जाता है। हटाया जाए चाहे नहीं हटाया जाए, वो मुझे पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद एक चैप्टर आता है लिक्विड सोल्यूशन, उसमें हम लिक्विड स्टेट देखेंगे। तो तीनों चैप्टर हम अलग अलग देखेंगे। अच्छा, अब एक बात समझिएगा, जब हम मैटर को फिजिकली क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, तो किस चीज पे करते हैं? बेस्ड ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये कंप्लीट हुआ मेरा फिजिकल क्लासिफिकेशन, इसको अभी हटाइए। मेन अब आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन पे। ये क्या चिड़िया का नाम है? केमिकल क्लासिफिकेशन। ये कैसे करें? सोचिए। केमिकल क्लासिफिकेशन हम करते हैं बेस्ड ऑन प्योरिटी। किस बेसिस पे? प्योरिटी के बेसिस पे, कि कोई सब्सटेंस कितना शुद्ध है, उसमें मिलावट है या नहीं। तो केमिकल क्लासिफिकेशन इज डन बेस्ड ऑन प्योरिटी। हमारे पास दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, एक होते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस और एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर्स। इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर्स। अच्छा, और ये दो क्लासिफिकेशन में ही हमारा पूरा केमिस्ट्री आता है। इस केमिकल क्लासिफिकेशन में ही हम पूरी केमिस्ट्री देख लेंगे। आइए, इधर तक सबको समझ में आया है? केमिकल क्लासिफिकेशन में हम मैटर को कैसे क्लासिफाई करते हैं? बेस्ड ऑन प्योरिटी। वी हैव टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस एंड प्योर सब्सटेंसेस। आइए हम स्टार्ट करते हैं यहां से। प्योर सब्सटेंसेस, क्या लग रहा है आपको, क्या होते हैं प्योर सब्सटेंसेस? एक ही टाइप के एलिमेंट। हाँ, एक ही टाइप के एटम, एक ही टाइप के एटम्स हो, ठीक है, मान लीजिए एक ही टाइप के एटम्स बोल सकते हैं। सर यार एक ही मतलब बोलिए कंपाउंड, एक ही एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट, कंपाउंड, आप काफ़ी हद तक सही जा रहा है। देखिए, हर एक सब्सटेंस किसी न किसी चीज़ से बना होता है, किसी न किसी पार्टिकल से बना होता है, और उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या बोलते हैं? हर एक सब्सटेंस किसी न किसी पार्टिकल से बना होता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अच्छा भाई साहब, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि क्या सर प्योर सब्सटेंसेस भी किसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने हैं? हाँ। इम्प्योर सब्सटेंसेस भी किसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने हैं? हाँ। अंतर क्या है सर? अंतर यह है सर प्योर में सिर्फ एक तरीके के रहते हैं। हाँ, प्योर में सिर्फ एक तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहते हैं, जबकि इम्प्योर में वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इन प्योर सब्सटेंसेस वी हैव ओनली वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स चाहे एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई चीज केवल एटम से बनी है, कोई चीज मॉलिक्यूल से बनी है, कोई चीज कंपाउंड से बनी है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलग अलग हो सकते हैं, पर वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमेशा एक ही टाइप के होने चाहिए।
तब हम कहलाते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इतना समझ में आया। अब प्योर सब्सटेंसेस के भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। एक है एलिमेंट, एक है कंपाउंड। क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस? एलिमेंट क्या होता है? हाँ बताइए। एलिमेंट में एटम आता है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। कंपाउंड मतलब कि जो एक से ज़्यादा आइटम से मिलकर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एलिमेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें केवल और केवल एक ही टाइप के एटम आएंगे। एलिमेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें केवल और केवल एक ही टाइप के एलिमेंट आएंगे, जबकि कंपाउंड वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा टाइप के एटम आ सकते हैं, पर इन अ फिक्स्ड रेशियो। जिनमें दो या दो से ज्यादा टाइप के एटम या एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, बट इन अ फिक्स्ड रेशियो। ये बात लिख लीजिएगा। एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंसेस, नहीं, एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंसेस इन विच ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज प्रेजेंट। एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंसेस इन विच ओनली वन टाइप ऑफ एटम आर प्रेजेंट। Elements are those substances in which only one types of atom are present. पर compound क्या होता है? More than one type of atom, In which more than one type of atom are present, but in fixed ratio. in a fixed ratio. Good. हाँ हाँ, गुड। मॉलिक्यूल भी देख लेते हैं। आइए पहले लिख लीजिए, कंपाउंड लिख लीजिए। लिखिए लिखिए लिखिए। मॉलिक्यूल, आइए चर्चा करें थोड़ी अलग पेज पे। ओके, ये क्या चलने लगा? एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन में आएंगे। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं एलिमेंट का। मान लीजिए सब लोग सोडियम एटम से फैमिलियर है। सोडियम एक एलिमेंट है। मॉलिक्यूल जैसे मैं बोल दूं Br2 लिक्विड, Cl2। कंपाउंड, अब देखिएगा H2O, CO2, कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिएगा एलिमेंट की डेफिनेशन लगाते हैं इसमें। एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो कि केवल एक टाइप के एटम से मिलके बना है। ठीक है, अच्छा, उसमें जो एटम है इट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। उसमें जो एटम है इट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। उसका मतलब ऑक्सीजन लिखने तो गलत हो जाएगा। हाँ, ऑक्सीजन इज नॉट केपेबल ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। Br is not capable of its independent existence. Cl is not capable of its independent existence. मतलब वो खुद से Cl के फॉर्म में एग्जिस्ट कभी नहीं करेगा नेचर में, O के फॉर्म में कभी नहीं एग्जिस्ट करेगा नेचर में। हम कोई केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर उसको कराएं तो करा पाए, वो भी एग्जिस्ट बहुत कम टाइम के लिए करेगा, पर हम O और O को ब्रेक कर सकते हैं। मान लीजिए O डबल बॉन्ड O है, अब इसको ब्रेक कर दिए तो O के फॉर्म में रहेगा ये, पर बहुत ही कम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए, छोटे से टाइम के लिए। और ये खुद नहीं कर रहा है, इसको हम केमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी देके करवा रहे हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। पर मान लीजिए Na हो गया,
के हो गया, लिथियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये जो भी एलिमेंट्स हैं, क्या इनके एटम्स आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? यस, उनको तो बोलते हैं एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं फिर? मॉलिक्यूल्स उनको बोलते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट केपेबल ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, नॉट केपेबल ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, और कंपाउंड तो वही आप देख ही रहे हैं कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम्स, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स जो कि एक फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये हो गया प्योर सब्सटेंसेस की क्लासिफिकेशन। हमने शुरू कहां से किया था? मैटर से शुरू किया था। फिर हमने देखा मैटर को हम कितने तरह से क्लासिफाई करते हैं, 2 तरह से। एक होती है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होती है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन इज डन ऑन बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर हम आए केमिकल क्लासिफिकेशन पे। केमिकल क्लासिफिकेशन भी 2 तरह से होती है बेस्ड ऑन प्योरिटी। कौन कौन सी? प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस में क्या आता है? एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल। अब हम देखेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस। क्या देखेंगे? इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस की सबसे खास बात यह होती है कि वो वेरिएबल कंपोजिशन के होते हैं। इम्प्योर सब्सटेंसेस की सबसे खास बात यह होती है कि दे हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। इम्प्योर सब्सटेंसेस या फिर मिक्सचर्स, इम्प्योर सब्सटेंसेस या फिर मिक्सचर्स। अब सुनिए, these are substances which consists of 2 or more pure substances। 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिला के हम एक मिक्सचर बना देते हैं। हमने लिया प्योर सब्सटेंस और 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को हमने मिलाया, तो जो हमारे पास रिजल्ट बना वो बना मिक्सचर। क्या बना? मिक्सचर। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि दीज आर सब्सटेंसेस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 प्योर सब्सटेंसेस। अच्छा, अब इनकी कंपोजिशन के बारे में चर्चा करते हैं। इनकी कंपोजिशन इज वेरिएबल। इनकी कंपोजिशन इज वेरिएबल। इनकी कंपोजिशन इज वेरिएबल। अच्छा, कंपोजिशन वेरिएबल का क्या मतलब है? फिक्स्ड रेशियो में नहीं है। फिक्स्ड रेशियो में नहीं है। शानदार, मुझे ये सुन के बहुत मजा आया, क्योंकि मैं इस पे आगे चर्चा करूंगा थोड़ी सी। ये लिख लीजिएगा, फिक्स्ड रेशियो में नहीं है। नोट्स आप हिंदी में बनाए, इंग्लिश में बनाए, जिसमें भी बनाए, ऐसे बनाइएगा कि आपको समझ में आए। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंसेस या मिक्सचर के बारे में हमने 2 बातें सीखी। कौन कौन सी? कि दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 प्योर सब्सटेंसेस, पहली बात। और दूसरी बात, देयर कंपोजिशन इज वेरिएबल। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए, नहीं अभी एग्जांपल लेते हैं, पहले इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं। मिक्सचर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, जो कि आपने बचपन में सुना भी होगा। एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर,
होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। शानदार। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है बताइए, बताइए। सर जिसमें एक टाइप के तो प्योर है वो। नहीं ठीक है, सोच के जो भी आपके मन में आ रहा हो सोच के बताइए। प्योर प्योर जैसा ही कुछ होता है, ऐसे कुछ होता है ना, सोचिए सोचिए। होमोजेनियस मतलब एक टाइप के कंपाउंड या एलिमेंट होता है। ओके ओके, जैसे कोई एग्जांपल अगर आप देना चाहे तो कोई एग्जांपल दीजिए, कोई भी एग्जांपल दीजिए। क्या क्या थोड़ा पढ़ लेना चाहिए था 9th में। अरे कोई बात नहीं, तो अब पढ़ेंगे ना। 9th में नहीं पढ़ा तो क्या हो गया, अब पढ़ेंगे। 9th पढ़ने के लिए थोड़ी ना होती है। मैं सोचिए, बस एग्जांपल मेरे को चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, हेट्रो के एग्जांपल दे दीजिए, हेट्रोजीनियस के एग्जांपल, हेट्रोजीनियस का एग्जांपल। सोचिए, हेट्रोजीनियस का एग्जांपल, एग्जांपल ही तो सोचना है। बढ़िया, बहुत सही। अरे हेट्रोजी, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक मिनट, कोई बात नहीं, मेरे को थोड़ी भूख लग रही है। सोचिए, आप तब तक सोचिए, भूख मेरे को लग रही है। हाँ भाई, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर CO2। अभी तो हम इसको कहीं और पढ़ के आ रहे थे। सोचिए सोचिए सोचिए, क्या क्या? शानदार, वो ठीक है, ठीक है। मुझे एग्जांपल चाहिए। एग्जांपल, शुगर सॉल्यूशन। एग्जांपल, यह है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हाँ हाँ, और क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का इससे बेटर एग्जांपल कुछ नहीं हो सकता। नमकीन। अच्छा देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये बार बार फंस जाता है यार। मान लीजिए ये आपको नमकीन दिख रहा है। देखिए कितने टाइप के पार्टिकल हैं। एक ये है कुछ घाटिया टाइप, ये मूंगफली है, ठीक है, ये मटर है, ये कोई और दाल है, ठीक है। फिर ये क्या है, ये मूंग टाइप है, कुछ मूंग है ना। फिर फिर ये, अरे तो पार्टिकल तो पता हो सकते हैं। ये चिवड़ा है कुछ तला हुआ, ठीक है। और है ये कुछ, ये गोला गोला क्या है, कुछ तो है, बूंदी है शायद, बूंदी है ना। और सेब है, सेब, ठीक है। बस और मूंगफली, ठीक है, ढूंढ रहे हैं हम अपनी एफर्ट मार रहे हैं, ठीक है। इतने टाइप के पार्टिकल है इसमें। अच्छा, ये पार्टिकल्स हैं, तो ये बताइए, जब भी हम पैकेट से नमकीन निकालेंगे क्या सबके अलग अलग अमाउंट मिलेंगे? अलग अलग अमाउंट मिलेंगे ना भाई। यानी कि क्या इसकी कंपोजिशन वेरिएबल है?
सेम तो नहीं है, सेम तो नहीं है, मुझे भूख लग रही है। सर एग्जाम्पल सर क्या लिख, नमकीन? क्यों नहीं लिखते? ये बताओ, हमें समझने से मतलब है नहीं, यस सर। हमें किस चीज़ से मतलब है? नमकीन के नाम से लिखते ना, ये वाले नमकीन, ये तो नहीं हल्दी नाम की आलू पूरी का, उसमें तो सिर्फ हाँ हाँ, अरे सुनिए, नमकीन मत लिखिए। आपने कभी देखा हो तो पानी लीजिए, उसमें मिट्टी मिला दीजिए, क्या मिट्टी पानी में घुल जाएगी? नहीं घुलेगी, वो नीचे जाके सेटल हो जाएगी। फिर आप क्या करिए, एक चम्मच पानी ऊपर से लेके देखिए, वो आपको थोड़ी देर बाद साफ साफ दिखाई देगी थोड़ी। वहीं आप एक चम्मच पानी नीचे से लीजिए, क्या वो आपको गंदी दिखाई देगी? उसमें मिट्टी ज्यादा होगी। तो क्या वेरिएबल कंपोजिशन मिल गया? कंपोजिशन तो वेरिएबल मिल गया ना। वहीं आप देखिए नमकीन, आप देखिए नमकीन, नमकीन में हर टाइप के जो हमारे पार्टिकल होते थे, क्या उनका अलग अलग कंपोजिशन होता था? वो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होते थे। तो नमकीन से बेटर हेट्रोजीनियस मिक्सचर कोई एग्जांपल हो सकता है? नहीं। अगर मान लीजिए आपको नमकीन लिखना है, क्या आप सॉइल प्लस वाटर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और होमोजीनियस में क्या सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है शुगर प्लस वाटर? शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर से बेस्ट एग्जांपल मेरे को आप होमोजीनियस मिक्सचर खोज के दिखाइए। एक चम्मच चीनी को आप एक गिलास पानी में मिला दीजिए और फिर आप ऊपर सरफेस से आप एक चम्मच टेस्ट करिए, नीचे से टेस्ट करिए, कि आपको मिठास में कोई अंतर समझ में आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कंपोजिशन फिक्स हो चुकी है, वो कंपोजिशन फिक्स हो चुकी है, वो कंपोजिशन यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। और होमोजीनियस मिक्सचर का डेफिनेशन ही यही होता है कि अ मिक्सचर which has uniform composition throughout, a mixture which has uniform composition throughout, और जिसके पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से अलग अलग नहीं देख सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप चीनी मिलाएं, आप नमक मिलाएं पानी में, कुछ भी जो कि घुल जाए, सॉल्ट प्लस वाटर। इसलिए तो मैं आपसे एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं पहले, कि डेफिनेशन लिखने से पहले हमें एग्जांपल दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। पहले हमें देखना तो आए कि कौन सा क्या है। एक बार हमें देखना आ गया, उसके बाद हम समझ भी लेंगे कि डेफिनेशन क्या है। तो होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल में लिखा जाए शुगर प्लस वाटर, यानी कि शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट प्लस वाटर। अच्छा, सॉल्ट प्लस वाटर के सोल्यूशन को नाम देते हैं ब्राइन। क्या देते हैं? अभी से समझिए, ब्राइन। ये 12th क्लास में आपके काम आएगी, ब्राइन। आपने कभी सुना होगा पानी का इलेक्ट्रोलिसिस हम करते थे बचपन में, अगर बचपन में कभी पढ़ा हो तो। हम पढ़ा था पक्का? अरे पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करते थे। जब हम क्लास 12th में जाएंगे तो हम ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, नमक और पानी के सोल्यूशन का। किस चीज़ का? नमक और पानी के सोल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, और कुछ कुछ उससे प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखेंगे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, एग्जांपल लिख लिए सबने। अब आते हैं इनकी डेफिनेशन पे। एग्जांपल आप समझ गए तो अब इनकी डेफिनेशन आप समझ जाएंगे। लिखिए होमोजीनियस मिक्सचर्स are those mixtures, homogeneous mixtures are those mixtures which have a uniform composition, throughout. Homogeneous mixtures are those mixtures which have a uniform composition throughout its bulk. Homogeneous mixtures are those mixtures which have a uniform composition throughout its bulk.
अगली लाइन लिखिए उसमें कि द कंपोनेंट्स ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे सुनिए, कोई भी मिक्सचर मैंने आपको बताया कि दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस से बना है। हर प्योर सब्सटेंस को कंपोनेंट बोलते हैं। मान लीजिए एक मिक्सचर है, जैसे जैसे ये नमकीन वाला मिक्सचर था, इसमें हम घाटिया वाले को एक प्योर सब्सटेंस बोल दें, मूंगफली को एक प्योर सब्सटेंस बोल दें, मटर को एक प्योर सब्सटेंस बोल दें। तो ऐसे करके ये बहुत सारे प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बना था। हर प्योर सब्सटेंस को हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। ठीक है, हर प्योर सब्सटेंस को हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। तो इस तरह अगर हम बोलें तो हो ये जाएगा कि होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, कंपोनेंट्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आई। क्या बोला भाई साहब मैंने? कंपोनेंट्स। अब सोचिए इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? एक बात बताइए। हाँ, शुगर सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट था वो वाटर का शुगर हो गया। ठीक है, बिल्कुल। वाटर तो देख सकते हो। अरे बहुत शानदार। नहीं नहीं, पानी, वो पानी बचा नहीं ना। सुनिए, एक बार शुगर इस पानी में मिक्स हो गया, हमने प्योर पानी में शुगर मिलाया, तो क्या मिक्स होने के बाद वो सॉल्यूशन बचा कि पानी बचा? सॉल्यूशन बचा। तो हम सॉल्यूशन देख पा रहे हैं, पानी थोड़ा देख पा रहे हैं। हम तो सॉल्यूशन देख पा रहे हैं अपनी आंख से, हम पानी थोड़ा देख पा रहे हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर आर नेवर विजिबल विद द नेकेड आई। ना हम चीनी देख पा रहे हैं, ना हम पानी देख पा रहे हैं, हम देख क्या रहे हैं? सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब लिखिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, it is a mixture in which the composition is not uniform throughout. It is a mixture in which the composition is not uniform throughout. हाँ भाई, it is a mixture in which the composition is not uniform throughout. फिर सेकंड पॉइंट में लिखिए, डिफरेंट कंपोनेंट्स आर समटाइम्स विजिबल। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर आर समटाइम्स विजिबल। जैसे कि इस नमकीन में भी था, अलग अलग जितने भी कंपोनेंट से बना था वो दिख रहे थे कि ये नहीं, हमें तो दिख रहे थे सब कुछ। तो इसके सारे कंपोनेंट्स वर विजिबल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ओके। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये क्या हो गया हमारा? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एक बार हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर सीख लिया, अब उसके बाद हम अपने मेन चैप्टर में प्रवेश करते हैं। ये भी मेन चैप्टर ही चल रहा था। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बताइए क्या पढ़ा जाए? क्या है मैटर की प्रॉपर्टीज, क्या है बताइए?
ओ देखिए भाई साहब बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका भाई साहब? रितेश, हितेश, हितेश। इनका नाम रेचल, इनका नाम हितेश, आपका गौरव। नाइस टू मीट यू। जतिन, ठीक है। तो रेचल, हितेश, गौरव, जतिन, ओके। हाँ, तो हितेश भाई साहब बोल रहे हैं कि हमें पढ़ना चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है। प्रॉपर्टीज मैटर की हम क्लासिफाई करते हैं दो तरीके से। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होती है भाई साहब फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या समझते हैं आप फिजिकल प्रॉपर्टीज से और क्या समझते हैं आप केमिकल प्रॉपर्टीज से? कुछ आइडिया हो तो बताइए। एनी आइडिया इज वेलकम। ये सबको मोटिवेट कर रहे हैं, तो आप भी कुछ बताइए, आप भी कुछ बताइए। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या क्या क्या? फिर बोलिए क्या बोल रहे थे? केमिकल प्रॉपर्टीज जो लैब में होती है। ओ लैब में होती है। नाइस। केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए केमिकल चेंज। हाँ, कुछ आपने बढ़िया बताया, कुछ अच्छा था, कुछ अच्छा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए कुछ केमिकल चेंज हो जाए तो बढ़िया है। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज हार्डनेस वगैरह कुछ आप ऐसे समझ रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। मतलब मेरे को एक हिंट लगना चाहिए कि आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं किसी भी चीज में विदाउट केमिकली चेंजिंग द सब्सटेंस। मतलब हम उस सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज को या केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर रहे, पर फिर भी हम उनकी प्रॉपर्टीज को देख पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं इस बॉटल का वेट फाइंड आउट करूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको ले जाके वेइंग मशीन पे रख दूंगा और वो मेरे को इसका वेट बता देगा। ठीक है, क्या मैंने इस बॉटल का कोई भी केमिकल एस्पेक्ट चेंज किया? इस बॉटल को मैंने जलाया या फिर मतलब कुछ ऑक्सीडाइज वगैरह कुछ भी, कुछ केमिकल रिएक्शन इसके साथ की, कोई केमिकल चेंज किया? नहीं ना। मैंने बस क्या किया, मैं इसको ले गया, वेइंग मशीन पे रखा, मेरे को इसका वेट पता चल गया, कोई केमिकल एस्पेक्ट चेंज नहीं हुआ और मेरे को एक प्रॉपर्टी पता चल गई। तो वो प्रॉपर्टी जो कि हमें पता चल जाए विदाउट चेंजिंग द केमिकल एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी, विदाउट चेंजिंग द केमिकल एस्पेक्ट ऑफ द सब्सटेंस, वो कौन सी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो लिखा जाए फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which can be known to us without changing the chemical nature of the substance। लिखा जाए
सबका हो गया क्या? ओह, मेरे को बता दिया करिए, नहीं तो मैं खोया हुआ रहता हूँ। हाँ, तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी समझ गए। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज है किसी भी सब्सटेंस की जो कि हमें बिना किसी केमिकल चेंज के पता चल जाए। हम किसी भी सब्सटेंस में कोई केमिकल ऑल्टरेशन ना करें, कोई केमिकल चेंज ना करें, कोई केमिकल चीज ना परफॉर्म करें, और हमें वो प्रॉपर्टी के बारे में पता चल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हार्डनेस, ठीक है, हार्डनेस हम ठोक पीट करेंगे, हार्डनेस पता चल जाएगी। कोई केमिकल चेंज किया? नहीं किया। हार्डनेस, लस्टर भी ठीक है, लस्टर समझते हैं सब लोग, चमक। मैलिएबिलिटी, ओके। सोनोरोसिटी, डक्टिलिटी, और अरे मास, ठीक है। और सोचिए, यही सब मतलब बेसिक चीजें, बहुत बेसिक। अब सोचिए केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसा कि इन्होंने बोला, हितेश भाई साहब ने, कि केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें कुछ केमिकल चेंज कराना पड़ेगा। मीन्स टू ऑब्जर्व या आइडेंटिफाई दोज प्रॉपर्टीज वी हैव टू डू सम केमिकल चेंज। कोई ना कोई हमें केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन करके ये देखना पड़ेगा कि उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू आ रही है। एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर, और रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है, बिल्कुल। और अरे ठीक है, सब लोग अपना ट्राई करें, आप अपना ट्राई करिए, वो अपना ट्राई करेंगे। अगर उनके दिमाग में आएगा, वो मेरे से गौरव भाई में से शर्माएंगे? आप शर्माएंगे तो नहीं ना? बता देंगे मुझे अगर उनको कुछ आएगा तो। अच्छी बात है कि आप नहीं शर्मा रहे हैं, गुड हितेश। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में लिख लीजिए। केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which require a chemical change, to be performed, for observing the property। मेरी राइटिंग बहुत ही गंदी है, सो सैड। एग्जाम्पल, हाँ, एसिडिटी, बेसिसिटी, वही एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, और रिएक्टिविटी, और कंबशन का मतलब समझते हैं? जलना। कंबशन इज बेसिकली एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। किसी भी चीज का जलना इज बेसिकली ऑक्सीडेशन प्रोसेस। आपने वो सुना होगा ना कि ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन। मतलब अगर हम कहीं से ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ कर दें, कुछ चीज जल ही नहीं पाएगी, आग लगी नहीं पाएगी। तो किसी भी चीज का जलना यानी कि उसमें ऑक्सीजन का ऐड होना, उसका ऑक्सीडेशन होना। तो वहां पे भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन। मतलब हाँ, बिल्कुल। हाइड्रोजन का एडिशन, ऑक्सीजन का रिमूवल।
तो क्या आपको फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आई? क्या आपको केमिकल प्रॉपर्टी समझ में आई है? अच्छा, अब ये जो भी प्रॉपर्टीज हैं, ये जो भी प्रॉपर्टीज हैं, इनको हमें मेजर करना है साइंटिफिकली। मतलब हम ये तो नहीं बोल सकते ना इसका मास ज़्यादा उसका मास कम, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी कम, बोल सकते हैं पर ये बहुत वेग टर्म्स हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो अगर हमें कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए कि हम इन प्रॉपर्टीज़ को न्यूमेरिकली मेजर कर पाएँ, जैसे ये बताना ज़्यादा आसान रहता है ना कि हितेश के मुझसे 10 नंबर ज़्यादा है एज कंपेयर टू इसके कि हितेश के मुझसे थोड़े ज़्यादा नंबर आए। अब थोड़ा कितना, किसी के लिए थोड़ा 1 हो सकता है, किसी के लिए थोड़ा 5 हो सकता है, किसी के लिए 10 हो सकता है, किसी के लिए 15 हो सकता है। तो ये जो शब्द होते हैं थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, कम, ये सब रिलेटिव टर्म्स होते हैं, ये सब वेग टर्म्स होते हैं, बहुत ही डेफिनेट नहीं। पर एक अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाए कि मैं 50 किलो का हूँ, हितेश 60 किलो का है, गौरव भाई साहब 65 के होंगे, नहीं है ना यार? मैं भी 60 का नहीं। हाँ मुझे ठीक है यार, मुझे पता है, मैं देख के बता सकता हूँ। मैं भी 50 का नहीं हूँ, मैं पतला दिख रहा हूँ पर मैं 57 का हूँ। 53 के सही दिख रहे हो, बढ़िया। मतलब मैं, खड़े हो ना, तेरी हाइट भी मेरी जितनी है ना? हाँ तू 50 भाई, तू 53 के हिसाब से अच्छा दिख रहा है, गुड, बैठ जा। मैं तो 57 के हिसाब से बहुत पतला हूँ भाई। मैं अपने आप को शीशे में देखता हूँ तो मेरा मूड खराब हो जाता है। भगवान ने शक्ल ऐसी दे रखी, ऊपर से बॉडी भी ऐसी दे दी, मतलब दी क्या, बॉडी तो मान लो मेरी रखी हुई है। चलिए, तो जो भी हमारी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हमें नापना जरूरी है, उन्हें हमें मेजर करना जरूरी है। इस मेजरमेंट के लिए हमें कुछ क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी। फिजिक्स आ गया? नहीं चिंता नहीं, चिंता मत करिए, वो बस क्वांटिटीज है, वो बेसिक 7 SI क्वांटिटीज है। सुनिए, पेज ऐड करते हैं। देखिए, इन फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज को टू मेजर, ये क्या हो गया भाई, कभी कभार भूत पकड़ लेता है इसको। टू मेजर दीज फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज, टू मेजर दीज फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या है यार, we require some quantities. We require some quantities. We require some quantities. उनको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। उनको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। और ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनको हम मेजर करते हैं 7 बेसिक SI यूनिट्स में। 7 बेसिक SI यूनिट्स में कौन कौन सी होती है? 7 बेसिक SI यूनिट्स। नाइस, बस 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 इतना ही होती है। नहीं, टेम्परेचर, मोल, नहीं हमने बोल दिया, और एक और सी कौन सी? मोल। हाँ, ठीक है, आइए देख लेते हैं। प्रॉपर्टी उसकी यूनिट सिंबल। प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले लेंथ, यूनिट क्या है? मीटर। ऐसा यूनिट बताइएगा, मीटर। सिंबल, बहुत ही शानदार एल बनाया है मैंने, ऐसा लग रहा है कि लेंथ। फिर मास, केजी, पक्का? अच्छा, केजी, सॉरी एम, ठीक है। फिर टाइम,
टाइम, समय, सेकंड। ओ भाई, और सिंबल एस या टी? एस पक्का? मेरा काम कंफ्यूज करना, तो मेरे पे कभी मत जाइएगा, मैं आपको कंफ्यूज करूंगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर ले लूँ? मेरा मन कर रहा है टेम्परेचर लेने का, ले लेता हूँ। टेम्परेचर यूनिट केल्विन, ऐसा यूनिट इज केल्विन। और कौन कौन सी यूनिट होती है? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको डिग्री के साथ बोलते हैं। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और फिर केल्विन। अच्छा, सिंबल, सिंबल, सिंबल के। ये 2 बार में देख रहा आदमी, ये 2 बार में देख रहा। फिर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। थीटा लिख दे, ठीक है। मैंने थीटा ले लिया, ठीक है। आगे करंट ले लूं। अच्छा, मेरे को यहाँ से कर्ड सुनाई दे रहा। इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, आई या ए, ठीक है। अच्छा, और फिर क्या लूं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किस में मेजर करेंगे? अरे भाई साहब, मोल में? अरे मोल, फिर सिंबल MOL, पक्का? MOLE, मोल। ये तो समझ में आया था क्या लिखा ना, MOL, मोल, ठीक है। एक चीज बच गई जिसका इन सब का तो हमें फिर भी पूरे प्रिपरेशन के दौरान काम आएगा, इसका कोई काम नहीं आएगा। लुमिनस इंटेंसिटी, मेरे को खुद नहीं पता भाई। हमारे सिलेबस में तो कहीं आज तक, मैं बीटेक भी पढ़ रहा हूँ 3 साल से, उसमें भी कहीं नहीं आया मेरी मैकेनिकल लुमिनस इंटेंसिटी। मतलब हम मैकेनिकल के छोटे भाई है बेसिकली। मैकेनिकल में एक सब पार्ट होता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, हमारी वो ब्रांच है। तो बेसिकली हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, दिल पे पत्थर रख के। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला। कैंडेला स्पेलिंग ओके, CD। तो ये हो गई 7 बेसिक SI क्वांटिटीज, 7 बेसिक SI यूनिट्स, जिनमें हम बाकी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करेंगे। ठीक है, पक्की बात? आज से क्लास यहीं रखें, इसके आगे हम नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे और हम मोल कॉन्सेप्ट के अंदर घुसेंगे। कब हम मिलेंगे? परसों, पक्की बात? ओके, धन्यवाद। कोई वीडियो को ऑफ कर दे बस।